हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आईएसपीसीएस चैनल। आज है डेट 31 अगस्त 2023 एंड करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले रक्षाबंधन की बधाई। आप सभी ने अच्छे से रक्षाबंधन मनाया होगा। वीडियो लेट आने की वजह तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो है रक्षाबंधन, पहले हमने रक्षाबंधन मनाया, उसके बाद क्या हुआ कि तीन चार बार वीडियो रिकॉर्ड कर दी, एक एक घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद स्टोरेज का इशू, फिर उसके बाद एक बार वीडियो रिकॉर्ड करी तो फिर माइक्रोफोन ऑफ रह गया था, यानी कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो फिर उससे मतलब पूरा ही तीन चार घंटे इसी तरीके से चल गए और फिर दोबारा से लेक्चर को यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक स्टडी आई है, स्टडी में ये कहा कि जो साइक्लोन की जो फ्रिक्वेंसी है इंडियन कोस्ट पे वो इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू द टू रीजन। एक तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और दूसरा है पैसिफिक डिकेडल ओशियन की वजह से। ठीक है, तो पैसिफिक डिकेडल ओशियन के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो पहले सबसे पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं, ज्योग्राफी के जो बेसिक्स हैं वो सारे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल के बारे में, फिर लालिनो के बारे में, फिर पैसिफिक डिकेडल ओशियन ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोन के बारे में बताता हूँ। साइक्लोन क्या होते हैं? ये होते हैं लो लो प्रेशर सेंटर होते हैं विद इंक्रीजिंग आइसोबार को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, तो साइक्लोन क्या हुए? लो प्रेशर सेंटर विद इंक्रीजिंग आइसोबार। आइसोबार इन द सेंस कि जहाँ पे सेम प्रेशर होता है। साइक्लोन क्या होते हैं? देखिए, साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो टेम्परेट साइक्लोन हो गया और दूसरा हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन ओशियन और लैंड दोनों पे ही ओरिजिनेट हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया के जो ट्रॉपिकल सी होते हैं उनके उनमें ही ओरिजिनेट होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होते हैं। साथ साथ में वायलेंट विंड्स होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन में और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको जेनेसिस होने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। तो जो पहली कंडीशन है कि 27 डिग्री सेल्सियस का जो सी टेम्परेचर होना चाहिए, सी का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है कोरिलेसिस फोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो विंड स्पीड है, वर्टिकल विंड स्पीड है, मतलब इस तरीके से जो स्पीड जा रही है, ठीक है, वर्टिकली जो विंड इस तरीके से जा रही है उसमें स्मॉल वेरिएशन होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो सरफेस है, सरफेस में पहले से ही कुछ ना कुछ जो लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, भले ही वो वीक हो। तो यहाँ पे इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग वी लो लो प्रेशर लिखा हुआ है कि प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर का होना वहाँ पे ज़रूरी है। और साथ साथ में ये है सरफेस, सी का सरफेस है, इसके अपर में मतलब जहाँ पे लो प्रेशर है इसके ठीक ऊपर डाइवर्जेंस होना ज़रूरी है। अपर एयर में डाइवर्जेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब डाइवर्जेंस होगा ना तो नीचे से जो एयर होगी वो और ज़्यादा सक होगी ऊपर की तरफ और यहाँ पे लो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा, और ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर होगा और उस वजह से जो साइक्लोन होगा उस साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। तो आई होप ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आप समझ चुके होंगे। नाउ यहाँ पे मैं आपको साउदर्न ऑक्सीलेशन के बारे में बताऊँगा। साउदर्न ऑक्सीलेशन के साथ साथ मैं उसके बाद आपको एनसो एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन बताऊँगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये है यहाँ पे साउथ साउथ अमेरिका रीजन। ठीक है, ये है चिली का रीजन और यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वाडोर हो गया, पेरू वाला जो रीजन है ये है सारा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है साउथ ऑक्सीलेशन क्या होता है। तो साउथ ऑक्सीलेशन का मतलब होता है चेंज होना, रिवर्सल इन द जो प्रोसेस है उसमें चेंज होना है, कोई ऑक्सीलेशन कहते हैं। साउथ ऑक्सीलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे साउथ में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन में ये चीज़ें हो रही है तो इसे साउथ पैसिफिक ऑक्सीलेशन बोल लिया। अब साउथ ऑक्सीलेशन होता है क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए, पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ कि नॉर्मल डेज में होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, ये वाला पूरा रीजन ये आप देख रहे हैं, ये पूरा रीजन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है। और ये वाला जो रीजन है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है। ठीक है, इतना पहले आप समझ लीजिए। अब क्या होता है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है यहाँ पे जो वाटर होता है वो वार्म होता है, क्यों होता है अभी समझाऊंगा। और यहाँ पे कोल्ड होता है, क्यों होता है यहाँ पे भी समझाऊंगा। अब आप सभी को पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड इस तरीके से आती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड इस तरीके से आती है। अब क्योंकि ये देखेंगे आप इक्वेटोरियल वाला रीजन भी है और इक्वेटोरियल वाले रीजन पे सन की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है तो वहाँ पे वार्म होता है। तो ऑब्वियसली जो सी का जो सरफेस होगा वो भी वार्म होगा। और जो ट्रेड विंड है वो क्या करती है अपने साथ इन जो
जो सी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है, जो वार्म वाटर होता है, उसको अपने साथ ड्रैग करके यहाँ पे एक्युमुलेट कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे वार्म होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। और जिस अगर ये वार्म वाटर को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाइट क्रिएट हो जाएगा। और फिर नीचे से क्या आएगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए जो नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोल्ड वाटर होता है। ये भी आपने समझ लिया। तो जब इस तरीके से जाता है ना, तो इसको बोलते हैं अपवेलिंग। यहाँ पे मतलब अपवेलिंग होगी, ये आप समझ गए। तो ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे साउथ ऑक्सीलेशन इंडेक्स क्या है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली हम प्रेशर डिफरेंस देखते हैं दो आइलैंड के बीच में। एक तो यहाँ पे हम दो पॉइंट के बीच में देखते हैं, एक तो डार्विन हो गया, ये नॉर्दर्न पॉइंट हो गया ऑस्ट्रेलिया का, और ये साउथ ये पैसिफिक ओशियन में है, ताहिती एक रीजन है, वहाँ पे हम देखते हैं दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस हम देखते हैं। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो ताहिती का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में कोल्ड वाटर होता है। अब जब कोल्ड वाटर होगा तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर होगा, ठीक है। और जब वार्म वाटर होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे लो प्रेशर होगा। तो जो ताहिती का जो प्रेशर होता है वहाँ पे हाई रहता है, तो मान लेते हैं हम वहाँ पे 12 मिली बार का प्रेशर है, ठीक है। और डार्विन पे मान लेते हैं हम 7 मिली बार का प्रेशर है। तो 12 में से अगर 7 घटाओगे, ये जो इन दोनों के ताहिती और डार्विन के जो बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है, उसको ही ऑक्सीलेशन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसको ही हम प्रेशर डिफरेंस कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉजिटिव 5 मिलियन मिली बार का आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, प्रेशर डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब नॉर्मल डे में हमेशा जो टेम्परेचर जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये बात भी, तो ये चीज़ आप समझ गए। बट जब नॉर्मल कंडीशन से रिवर्स हो जाती है, कंडीशन जब रिवर्स हो जाती है 2 to 5 ईयर के ड्यूरेशन में, तो जो कंडीशन होती है वो रिवर्स हो जाती है। अब रिवर्स कैसे हो जाती है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। अब ठीक इसका उल्टा कैसे होता है अभी बता देता हूँ। यहाँ पे उल्टा ये हो जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यहाँ पे कोल्ड वाटर आ जाता है और यहाँ पे आ जाता है वार्म वाटर। कैसे, क्योंकि जो ट्रेड विंड होती है वो वीक हो जाती है, फिर जो ये वार्म वाटर है बैक आने लगता है, फिर इस तरीके से यहाँ पे वार्म वाटर आ जाता है। अब मैंने क्या बताया, जब इस तरीके से चीज़ें आएंगी तो नीचे से कोल्ड वाटर आएगा, तो वही वाली कंडीशन, तो यहाँ पे कोल्ड वाटर आ गया और यहाँ पे आ गया वार्म वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी चेंज होते हुए दिखेगा। अब क्योंकि ताहिती रीजन में वार्म वाटर आ गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली लो प्रेशर देखने को मिलेगा, और डार्विन रीजन में आपको कोल्ड वाटर है तो ऑब्वियसली हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अब मान लेते हैं कि ताहिती रीजन में क्योंकि लो लो प्रेशर है, तो वहाँ पे मान लेते हैं कि 5 मिली बार का यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। और डार्विन रीजन में मान लेते हैं कि 12 मिली बार का प्रेशर है। तो 5 में से जब 12 घटाओगे ना आप, तो -7 मिली बार देखने को मिलेगा आपको। यानी कि अब क्या हो गया, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो गया। तो प्रेशर का जो डिफरेंस है जब वो नेगेटिव हो जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है अल नीनो, वो कंडीशन कहलाती है अल नीनो, ठीक है। तो देखिए अब अब क्या हो गया ना कि जो रिवर्सल इन द कंडीशन हो गया, ऑक्सीलेशन हो गया चीज़ों का, ठीक है। रिवर्सल इन द कंडीशन हो गया, जो साउथ ऑक्सीलेशन था, देखिए कभी प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था, इस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही थी। अब क्योंकि जो ये साउथ ऑक्सीलेशन है, यहाँ पे जो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो नेगेटिव हो गया, और ये जो नेगेटिव ऑक्सीलेशन है, मतलब जो ये नेगेटिव है, ये किससे जोड़ रहे हैं हम, अल नीनो से जोड़ रहे हैं। तो अल नीनो से जोड़ रहे हैं, और जो ये साउथ ऑक्सीलेशन है ये क्या है, अब अल नीनो में चले गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं अल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। तो अल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन का मतलब ये है कि साउथ ऑक्सीलेशन की जो कंडीशन है वो रिवर्स हो चुकी है, और इस वजह से अब अल नीनो आएगा, और इसलिए इसको अल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन कहते हैं। तो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। नाउ अब मैं आपको वॉकर सर्कुलेशन के बारे में बताऊँ। वॉकर सर्कुलेशन वही ट्रेड विंड से ये वार्म वाटर को ड्रैग इस तरीके से कर रहा था, तो नीचे से जो वाटर है वो ऊपर जाएगा, डेट इज़ अपवेलिंग। तो इस तरीके से जब वाटर सरफेस से ऐसे जाएगा और नीचे मतलब सरफेस से नीचे होते हुए वाटर इस तरीके से जाएगा, तो ये इस तरीके से वाटर घूमता रहेगा, तो दिस इज़ कॉल्ड वॉकर सर्कुलेशन। जब भी अपवेलिंग होती है तो नीचे से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और फिर ये फिश के लिए एक चारा बन जाता है, फीड बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी एक अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब चलते हैं सीधे यहाँ पे अल नीनो की फिनोमिना को समझते हैं। तो अल नीनो की फिनोमिना को समझने से पहले जो नॉर्मल कंडीशन की जो फिनोमिना होती है उसको समझते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के अंदर, इंडिया के मानसून के अंदर, वो भी समझते हैं।
अब देखोगे आप यहाँ पे वार्म वाटर, तो वार्म वाटर है तो ऑब्वियसली वार्म वाटर है तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो जो हवाएं होंगी वो कन्वेक्शन होगा यहाँ पे हवाओं में, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएंगे, अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी। अब जब ये अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगी तो कुछ ऊपर जाते जाते आपको पता है ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होता है, हवाओं का कम होता जाएगा, टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो ये जो हवाएं हैं, जो वाटर वेपर है जो ऊपर उड़ रहा है, वो कंडेंस होता जाएगा। कंडेंस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्लाउड बनेंगे। क्लाउड बनेंगे तो यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी, यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा। अब साथ साथ में जब ऊपर जाती है ना, ये वेपर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन बन जाती है। हाई प्रेशर, ये हवाओं में हाई प्रेशर कंडीशन बन जाती है क्योंकि टेम्परेचर लो हो रहा है। अब जब हाई प्रेशर बन जाती है कंडीशन, तो अपर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। डाइवर्जेंस मतलब अब हाई प्रेशर से चीज़ें लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, तो ये हवाएं अपर एटमॉस्फेयर में इस तरीके से लो प्रेशर की तरफ जाते हुए दिखेंगी आपको, दोनों ही तरफ। ठीक है, इस तरीके से दोनों ही तरफ अपर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं। और फिर कुछ दूर जाने के बाद ये क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे। ये कुछ दूर जाने के बाद आपको डिसेंड करते हुए दिखेंगे। तो ये यहाँ डिसेंड करेंगे साउथ इंडियन ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में यहाँ पे आपको डिसेंड करते हुए दिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये इधर साइड डिसेंड करते हुए दिखेंगी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी जो डिसेंड एयर होती है ड्यू टू द एडियोबैटिक रीजन, जो ये डिसेंड एयर होती है वो होती है हमेशा वार्म, याद रखिएगा इसको। दूसरी चीज़ जो ये एयर होती है, ठीक है, जो ये डिसेंडिंग एयर होती है, एक तो ये वार्म होती है, ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली नीचे सरफेस पे हमेशा हाई प्रेशर बनता है क्योंकि हवाएं नीचे आ रही, एकदम नीचे आ रही, तो क्या बनेगा, एक यहाँ पे हवाएं एकदम नीचे नीचे आती रहेंगी तो बहुत सारी यहाँ पे हवाएं एक्युमुलेट होगी तो हाई प्रेशर बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, साथ साथ में यहाँ पे इस अपर रीजन में कोई भी क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जब क्लाउड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो रेनफॉल भी कैसे होगी, तो वहाँ पे रेनफॉल भी नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो तीन चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, एक तो क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी, दूसरा चीज़ हाई प्रेशर बनेगा सरफेस पे, और तीसरी चीज़ जो ये हवाएं होंगी, जो ये विंड होंगी, ये कैसी होंगी, वार्म होंगी। इतनी चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ला लीना का कॉन्सेप्ट समझिए। ला लीना में यही चीज़ होती है जो नॉर्मल डे में होता है, बट बस क्या होता है कि जो साउथ ऑक्सीलेशन का जो इंडेक्स है, जो प्रेशर डिफरेंस है, वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, फिर और ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब और ज़्यादा रेनफॉल होगी इस रीजन में, फिर इस तरीके से हवाएं यहाँ और ज़्यादा आएंगी, इस तरीके से फिर यहाँ पे और ज़्यादा हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो ला लीना में ये होता है। अब मैं आपको ले जाता हूँ साउथ इंडियन ओशन में, ठीक है, नॉर्मल एयर में। ठीक है, अब नॉर्मल एयर में हम चले गए यहाँ पे, ये देखिए डिसेंड हो रही थी यहाँ पे एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर बनना है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ समर सीजन की। अब यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। समर सीजन में आपको पता है जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर शुरू में, जब देखिए शुरू में जब यहाँ पे मान लीजिए 10 मिली बार का प्रेशर था। ठीक है, अब क्योंकि इस डिसेंड हुई है हवाएं, तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो 10 मिली बार से यहाँ पे हो गया सपोज 20 मिली बार प्रेशर हो गया। यहाँ पे जो प्रेशर था वो लो प्रेशर चले गया, यहाँ पे हो गया ये 5 मिली बार प्रेशर। पहले 10 था और यहाँ पे 5 था, तो जो प्रेशर डिफरेंस था वो कम था। अब यहाँ पे 20 मिली बार हो गया और यहाँ पे 5 मिली बार है, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। देखिए जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, इसको प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी तेज़ हवाएं उस डायरेक्शन में जाएंगी, और साथ साथ में वो ये जो सी है, सी से ये वाटर लेके, मॉइस्चर लेके अपने साथ यहाँ क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे लैंड पे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो राइट डायरेक्शन में लगता है, और जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगता है। तो इस तरीके से पहले जो ये नीचे की जो हवाएं होंगी, ये ट्रेड विंड की इफेक्ट में इस तरीके से जाएंगी, फिर जैसे ये इक्वेटोरियल रीजन को पार करेंगे तो ये आ जाएंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर के घेरे में, तो फिर ये इस पर कोरियोलिस फोर्स राइट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इस तरीके से जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है तो इस वजह से ये फिर लो प्रेशर की तरफ ऐसे घूमते जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रेशर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। तो फिर क्या होगा, तो ये जो विंड होंगे अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगे, और फिर इस मॉइस्चर को डिपॉजिट कर लेंगे इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल यहाँ पे,
इंडिया की लैंड पे। तो इस तरीके से मानसून हमें अच्छा देखने को मिलेगा कब, जब ला लीना होगा या नॉर्मल ईयर होगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम देखते हैं किसकी बात, अल नीनो की बात। ये चीज़ें मैं उठा नहीं रहा हूँ, सो डेट आपको चीज़ें याद रही, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि दोबारा मेरे को अब ला लीनो आपको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ला लेना आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा जो अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए ला लीना मैं बता देता हूँ। देखिए ला लीना की कंडीशन आप समझ, सॉरी एल नीनो की कंडीशन आप समझ गए कि किस तरीके से रिवर्स कंडीशन होती है। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लो प्रेशर क्योंकि वार्म वाटर है। तो फिर इसी तरीके से हवाएं क्या होंगी, ऊपर जाएंगी, कन्वेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा अच्छा खासा। और साथ साथ में जो ये यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और डाइवर्जेंट हो जाएंगी एयर, ठीक है। इस तरीके से डाइवर्जेंट होगी और फिर आगे जाके यहाँ पे डिसेंड होगी। अब यहाँ पे डिसेंड होंगी तो यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और फिर इस तरीके से जो हवाएं होंगी वो इस तरीके से जाएंगे, तो ये हॉरिजेंटली जाएंगी, ठीक है। ये कैसे जाएंगी, हॉरिजेंटली जाएंगी दोनों तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, जब डिसेंडिंग एयर होती है, ठीक है, तो वो कैसी होती है, वार्म होती है। यानी कि जो हमारी जो वार्म वाटर है, वो वार्म जो विंड है वो इस तरीके से साउथ इंडियन ओशन की तरफ जाती हुई हमें नज़र आएंगी। अब मैं आपको साउथ इंडियन ओशन की तरफ ले जाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये हवाएं आ गई। ये कैसी हैं बेटा, ये वार्म हवाएं हैं। ये वार्म हवाएं हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 5 मिली बार का हमने जैसे देखा था लैंड पे क्या है, इस समर की ही बात कर रहे हैं। 5 मिली बार का क्या है यहाँ पे प्रेशर है। अब वहाँ पे पहले हमने क्या कहा था, 20 मिली बार का प्रेशर है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, वार्म विंड की वजह से क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर कम होते होते मान लीजिए यहाँ पे 7 मिली बार का हो गया। अब 7 मिली बार का हो गया तो आप देखो कि प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया। प्रेशर डिफरेंस कम होने की वजह से एक तो हवाएं कम जाएंगी इस साइड, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इस साइड ज़्यादा कम प्रेशर हो, ठीक है, तो हो सकता है वो इधर चले जाएं। तो एक तो हवाएं बिल्कुल स्लो स्लो जाएंगी क्योंकि स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो होने के साथ साथ हवाएं कम जाएंगी और साथ साथ में ये जो मॉइस्चर होगा ना वो बहुत आराम आराम से ले जाएंगे। हो सकता है कुछ मॉइस्चर ये यहीं डिपॉजिट करे क्योंकि स्लो चल रही है ना। और फिर यहाँ पे देखोगे आप कि जो मॉइस्चर होगा इधर इधर आते आते बहुत कम ये जो हवाएं होंगी मॉइस्चर ले जा पाएंगी इधर, क्योंकि स्लो चल रही हैं एक तो, फिर कम भी चल रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो मानसून होगा, जो रेनफॉल होगी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि एल नीनो का इफेक्ट किस तरीके से हमारे इंडियन मानसून पे होता है। तो आई होप ऑल ऑफ थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब देखते हैं हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे करेंगे PDO की बात, पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन क्या है, देखिए पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन, जब भी यहाँ पे मैं वार्म की बात करूँगा या कोल्ड की बात करूँगा तो आप ईस्टर्न पैसिफिक ओशन को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब पैसिफिक डिकेडल ओशन पॉजिटिव होता है या हम बोले वार्म होता है, वार्म का मतलब हम यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अल नीनो की तरह बिहेव करेगा, अल नीनो की तरह बिहेव करेगा। तो इंडिया के अंदर मानसून क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब पैसिफिक डिकेडल ओशन कूलर होगा या नेगेटिव होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये ला लीना की तरह काम करेगा। और फिर इस वजह से क्या होगा, आफ्टर मानसून यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को भी हमें बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलेंगे। तो आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ अब अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या कहता है, यहाँ पे एलपीजी के बारे में बात करते हैं। जो एलपीजी के जो प्राइजेस हैं, सिलेंडर के जो प्राइजेस हैं वो 200 रुपये से अब कम हो जाएंगे। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि ये अब लोकसभा का जो जनरल इलेक्शन है वो होने वाला है, तो ये पॉलिटिकल एक स्टंट हो सकता है करंट गवर्नमेंट का। बट हम यहाँ पे बात उसकी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एलपीजी से रिलेटेड जो हमारे पास स्कीम है, डेट इज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। ये तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम थी, 2016 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। इसका एम क्या था, इसका एम ये था जो वुमेन है और चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को सेफगार्ड करना। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग देम क्लीन कुकिंग फ्यूल ऑफ एलपीजी। क्योंकि देखिए पहले क्या हो रहा था कि जो बहुत सारी हमारी जो रूरल वुमेन थी वो लकड़ी का यूज़ कर रही थी। अब लकड़ी को जलाते टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो कि इनहेल करते टाइम उनके अंदर चले जाता था और फिर उससे हेल्थ की बहुत सारी
जो समस्याएं थी उनको झेलनी पड़ती थी। आफ्टर गिविंग देम एलपीजी सिलेंडर, फ्री एलपीजी कनेक्शन, तो वो उसका यूज़ करने लगे, तो उससे क्या हो गई, उनकी जो हेल्थ है उसको सेफगार्ड मिलने लग गया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हम फ्री एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, कौन से एलिजिबल हाउस होल्ड को। ध्यान रखिए, फ्री एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, हम भर के नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो एलिजिबल हाउस होल्ड कौन होंगे, जैसे बीपीएल लोग, ठीक है, बिलो पॉवर्टी वाले लोग। इसके अलावा 1600 रुपये की अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है कि भाई आपने एलपीजी कनेक्शन तो हमने दे दिया, साथ साथ में अगर आपको प्रेशर रेगुलेटर लेना होगा, बाकी सिलेंडर लेना होगा, तो उसके लिए आप अलग से फाइनेंशियल 1600 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दें। तो ये पर्टिकुलर था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। देखिए, मनरेगा का जो इशू रहता है ना, सबसे ज़्यादा जो इशू रहता है वो टाइमली पेमेंट का रहते हैं, और आज यही बात कर रहे हैं यहाँ पे, टाइमली पेमेंट का जो बहुत ज़्यादा इशू रहता है इस मनरेगा में, ठीक है। मनरेगा क्या है, मनरेगा की पूरी बात देखते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है मनरेगा, ठीक है। ये कब आई थी, 2005 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आई थी। अभी यहाँ पे बात क्या चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है आधार बेस्ड, ठीक है, पेमेंट सिस्टम की बात चल रही है। अब क्या है कि जो भी लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, क्या करेंगे, जो उसका उनका जो आधार नंबर होगा वही उनकी आइडेंटिटी कार्ड की तरह, बैंक आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज होगा। यानी कि जो उनका आधार नंबर होगा वो उनके एम्प्लॉयमेंट कार्ड और बैंक से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब जब भी वो काम करेंगे, कहाँ पे, मनरेगा में जब काम करेंगे, तो वो सिर्फ अपना आधार नंबर देके क्या करेंगे, उनके खाते में पैसे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो उनका आधार नंबर है उनके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। बट अभी यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है कि जो भी मतलब जितने भी लोग मनरेगा में, उनमें से 41.1% ऐसे लोग हैं जो कि आधार बेस्ड जो वेज सिस्टम है उससे जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। तो ये देखने को मिला है। बेसिकली ये आधार पेमेंट सिस्टम इसलिए आया था ताकि जो लीकेजेस हैं उनको कम किया जाए, ठीक है, स्पीडी पेमेंट किया जाए, और साथ साथ में जो रिजेक्शन है उनको रिड्यूस किया जाए। बट इन सारे ही पहलुओं पे ये मनरेगा अभी तक खरा नहीं उतर पा रहा है। आपने देखा होगा कि जो लोग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो मतलब मिसमैच हुए हैं। किसी का आधार नंबर है, किसी का बैंक अकाउंट है, किसी के खाते में जाने थे पैसे पर चले गए किसी के खाते में, इस तरीके से लीकेजेस हमें देखने को मिले। बट उन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या मुद्दा था हमने देख लिया। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर मनरेगा का, कि 100 डे का एम्प्लॉयमेंट देना है उन लोगों को जो विलिंग है कौन सा काम करने के लिए, अनस्किल्ड मैनुअल लेबर काम करने के लिए। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर में अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उनको 100 डे का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, लीगल राइट टू वर्क। लीगल राइट टू वर्क का मतलब क्या है कि लीगली उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्या करना है, दिलाना उन लोगों को जो ये काम करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसका एम था कि जो पॉवर्टी है रूरल एरिया में उसको कम करना। इसके अलावा इसके साथ वुमेन्स का एम्पावरमेंट भी करना। वुमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो मनरेगा स्कीम है इसमें 1/3 ऑफ जो बेनिफिशरी है उनमें से वुमेन का होना ज़रूरी है। इसके अलावा मिनिमम वेज एक्ट 1948 के हिसाब से लोगों को मिनिमम वेज देना जरूरी है अंडर द मनरेगा स्कीम। इसके अलावा ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन स्कीम का मतलब कि आप अथॉरिटी के पास गए, आपने कहा कि भैया मेरे को अनस्किल्ड जो लेबर वर्क है वो करना है, ठीक है। और अगर ये लोग आपको काम नहीं दे पाए, ठीक है, आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी होना ज़रूरी है साथ में, ठीक है। और अगर आपको ये लोग काम नहीं दे पाए 15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर इनको आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग का मतलब क्या है कि जो ये पर्टिकुलर मनरेगा जो काम है ये किसको सौंपा गया है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को सौंपा गया है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा इन्हीं का ही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर विद इन अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है कि अभी देखिए अभी क्या हुआ है कि जो चाइना है, चाइना ने G20 समिट से ठीक पहले एक नया मैप रिलीज़ करा है। उस नया मैप में उन्होंने हमारा जो अक्साई चीन रीजन है और जो अरुणाचल रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है उसको अपने टेरिटरी के अंदर दिखाया है। और इस वजह से हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल भी एब्सर्ड क्लेम है। ये क्या है, एक एब्सर्ड क्लेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जो अक्साई चीन है और जो अरुणाचल प्रदेश है, इट विल बी ऑलवेज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल, और ये चाइना पता नहीं क्यों करता है इस तरीके से हरकतें, ठीक है। तो इंडिया ने जो क्लेम है इसको रिजेक्ट कर दिया और करना भी चाहिए था। आप देखिए, मैंने बॉर्डर टेंशन, चाइना और इंडिया के बॉर्डर टेंशन के बारे में बात करी थी 2-3 दिन पहले। आज मैं चाइना की ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताऊंगा जो यूज़ करता है लोगों की टेरिटरी को एक्वायर करने के बारे में। पहला है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक, दूसरा है कैबेज स्ट्रेटेजी टेक्निक, और तीसरा हम बात करेंगे 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में। देखिए, जो 5 फिंगर पॉलिसीज़ हैं, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, चाइना कहता है कि तिब्बत हमारा पाम है, और तिब्बत हमारा पाम है, और हमारी जो हाथ है इसकी 5 उंगलियां हैं। वो 5 उंगलियां कौन है? सबसे पहले अक्साई चीन रीजन, ठीक है, दूसरा है नेपाल रीजन, तीसरा है सिक्किम रीजन, चौथा है भूटान, और 5 है अरुणाचल प्रदेश। ये कहते हैं, ये माओ जेडुंग जो फर्स्ट वहाँ के जो वो थे अथॉरिटेरियन रिजीम के जो प्रेसिडेंट थे, वो बोलते थे, वो जो ये अभी चाइना है वो उनकी जो फिलॉसफी है उस पर चलता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें इन जो पार्ट है इनको लिबरेट कराना है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एब्सर्ड है। आज की डेट में ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये 5 फिंगर पॉलिसी मैंने बता दी। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक क्या होता है ये बताता हूँ मैं आपको। सलामी स्लाइड टेक्निक क्या होता है? ये मान लीजिए एलएसी का रीजन है, ठीक है। अब क्या करेगा ना, चाइना क्या करेगा, चाइना ये करेगा कि सपोज ये एलएसी का रीजन है, और यहाँ सपोज यहाँ पे इंडिया पेट्रोलिंग नहीं कर रहा है किन्हीं वजह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से सपोज 10 किलोमीटर अंदर आ गया, यहाँ पे 10 किलोमीटर अंदर अंदर आ गया। जैसे इंडिया को पता चला, इंडिया ने प्रोटेस्ट करा, तो ये क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे। और ये बैक होंगे, पर ये कितना बैक होंगे? सिर्फ 5 किलोमीटर ही बैक होंगे। तो इन्होंने फिर भी कितना एरिया घेर लिया? 5 किलोमीटर के एरिया घेर लिया। फिर कुछ टाइम बाद दोबारा ये क्या करेंगे, इस एरिया से अब 10 किलोमीटर आगे चल लेंगे। फिर इंडिया प्रोटेस्ट करेगा, फिर ये 5 किलोमीटर पीछे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे 5 किलोमीटर का एरिया इन्होंने फिर से हड़प लिया, स्लाइसिंग करके इन्होंने हड़प लिया। तो इस तरीके से टोटल इन्होंने कितना एरिया हड़प लिया? 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से स्लाइसिंग स्लाइसिंग करके दूसरे की टेरिटरी को क्या करते हैं, हड़पने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही इलीगल है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये है सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। देखिए, मतलब बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, लगभग 3 घंटे में लगातार बोल चुका हूँ, और वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में इस तरीके से हालत हो रही है अभी। अब मैं बताऊंगा आपको कैबेज स्ट्रेटेजी के बारे में। कैबेज स्ट्रेटेजी को पढ़ने के लिए हमें चलना पड़ेगा साउथ चाइना सी की तरफ। अब साउथ चाइना की सी तरफ चल रहे हैं। ये जो लाल लाइन दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं 9 डैश लाइन, और 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी जो ये एरिया है, चाइना बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर 3 आइलैंड है, स्कारबोरो आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड एंड पार्सल आइलैंड। इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, इनके नॉर्थ टू साउथ पोजीशन भी आपको याद रखनी है। अब कैबेज स्ट्रेटेजी में क्या करता है चाइना, सपोज ये पार्सल आइलैंड की बात करते हैं हम, तो यहाँ इस आइलैंड पे जो चाइना है, यहाँ पे इलीगली कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपनी नेवी से इसको घेर लेगा, ठीक है। जैसे कैबेज में चीज़ें होती हैं ना, इस तरीके से घिरी हुई होती हैं, पत्ते 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 घिरे हुए होते हैं ना, इसी तरीके से इसने नेवी से घेर लिया। फिर यहाँ पे कुछ और ज़्यादा शिप्स लेके आएगा, इस तरीके से इसको घेर लेगा। फिर जो कोस्ट गार्ड है उनको भी, कोस्ट गार्ड भी क्या करेंगे, इस तरीके से घेर लेंगे। तो ये देखिए, कैबेज की तरह इसने पूरा घेर लिया इस पर्टिकुलर आइलैंड को, ठीक है। फिर जब ये कंस्ट्रक्शन पूरा आ जाएगा तो वर्ल्ड को चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, देखिए भाई, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा हुआ है पहले से, तो ये आइलैंड हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग आइलैंड को हड़पने की कोशिश करता है थ्रू द कैबेज स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अब आप कैबेज स्ट्रेटेजी के बारे में भी समझ गए। तो हमने तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, सलामी स्लाइसिंग टेक्निक के बारे में भी, कैबेज स्ट्रेटेजी के बारे में, एंड 5 फिंगर पॉलिसी के बारे में भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं गैबोन स्ट्रेटेजी के, सॉरी, गैबोन सेंचुरी के बारे में, ठीक है। अब देखिए, पर्टिकुलरली यहाँ पे मुद्दा क्या है ना, कि जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके बाद एक रिपोर्ट आई है। इसमें है कि जो ये गिबोन सेंचुरी है जो कि असम में है, इसका नाम पूरा है होलोन कपर सेंचुरी। इसमें क्या गया है कि इसके बीचों बीच एक रेल ट्रैक को लाया गया है, जिसने कि इस सेंचुरी को 2 भागों में बांट लिया। पर्टिकुलरली ये मुद्दा है, ठीक है। अब क्या है, हम समझेंगे पहले होलोन गपर सेंचुरी के बारे में, और गिबोन के बारे में हम समझेंगे। देखिए, इंडिया का ये ओनली एप है गिबोन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ओनली एप है गिबोन, ठीक है।
अब देखिए हॉलो गिबॉन की जो दो प्रजातियां हैं, एक तो है वेस्टर्न हॉलो गिबॉन और दूसरा है ईस्टर्न हॉलो गिबॉन। जो वेस्टर्न हॉलो गिबॉन है ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, और दूसरा ईस्टर्न हॉलो गिबॉन आता है वल्नरेबल। दोनों ही शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ठीक है। इसका इनका इनहेबिटेट कहाँ का है? अगर इंडिया की बात करें तो इनका इनहेबिटेट है असम में देखने को मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। इवन अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो हॉलो गिबन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हॉलन गप्पा सेंचुरी है ये आसाम में है और आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इतना ही आपको समझना है, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करी गई है मानसून वोज मैनी मे लिफ्ट फूड प्राइजेस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलिनो की वजह से माना जा रहा है कि मानसून इस टाइम पे हल्का रहेगा, ठीक है। अब साथ साथ में रेनफॉल भी कम होगी, साथ साथ में हमारे पास रिजर्वायर जो स्टोरेज लेवल है वो भी कम है, तो उस वजह से क्या होगा, हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं हो पाएगी। इरिगेशन कम होगा तो जो फूड है, फूड का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा खासा नहीं हो पाएगा। अब फूड का प्रोडक्शन कम होगा तो जो फार्मर है उनकी जो इनकम है वो भी नहीं हो पाएगी। अगर वो जो उनकी इनकम है वो अगर अच्छी खासी नहीं हो पाएगी तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, यानी कि उनकी इनकम अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर पैसा नहीं आ पाएगा तो वो चीज़ें ले नहीं पाएंगे, मतलब वो डिमांड कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे। तो जो रूरल इंडस्ट्री है वो जो हमारी रूरल डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्योंकि क्या है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कम होगा तो मतलब हमें सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब सप्लाई कम होगी और सपोज़ सामने से डिमांड ज़्यादा आ रही है, तो अगर सपोज़ सामने से डिमांड ज़्यादा आ रही है और सप्लाई कम हो गई तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये हमारे लिए ही घातक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, सप्लाई शॉक के कारण क्या हो रहा है, जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब क्या होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर कम होती जाएगी, ठीक है। तो लोग क्या हो जाएंगे और पॉवर्टी की तरफ चलेंगे। लोग पॉवर्टी की तरफ जाएंगे तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा वेलफेयर स्कीम के साथ, और फिर वेलफेयर स्कीम के साथ आएगी तो जो फिजिकल बर्डन होगा गवर्नमेंट का, फिजिकल बर्डन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिजिकल बर्डन इंक्रीज हो जाएगा तो गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट, यानी कि फिजिकल बर्डन ज़्यादा होगा तो बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा। अब बोरो ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा, और फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट के फेवर में वो चीज़ है नहीं। तो इस तरीके से जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी क्या हो जाती है, चरमरा जाती है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इसमें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चोखुआ राइस के बारे में पढ़ा है, तो देखिए ये चोखुआ राइस है वो असम का है, ठीक है। और अभी इसको जीआई टैग मिला है। इतना ही आपको जानना है और इतना ही आपकी प्रीलिम्स में ही इस तरीके की चीज़ें इतनी ही पूछी जाती है, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखोगे तो आपको इतनी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नभ मित्रा के बारे में बता देता हूँ। देखिए जो नभ मित्रा है अभी इसको इसरो की एक एजेंसी है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है डेट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि अहमदाबाद बेस्ड है। इसने डेवलप करा है नभ मित्रा को। अब नभ मित्रा का काम क्या होगा, जो फिशरमैन है उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना और इन्हेंस करना इसका नभ मित्रा का काम है। ये किस तरीके से ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा थ्रू सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन से, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन से जो टू वे मैसेजिंग को इनेबल करेगा। टू वे मैसेजिंग का मतलब एक तो बोट एट सी में, ठीक है, जो सी में जो बोट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करेगा, मैसेजिंग करेगा, और एन अथॉरिटी ऑन लैंड, लैंड की जो अथॉरिटी है और सी में जो बोट हैं, बोट में जो फिशरमैन है उनके बीच में जो मैसेजिंग है उसको कम्युनिकेट करेगा ये नभ मित्रा। अब क्या है, जैसे सपोज वेदर अलर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, साइक्लोन वार्निंग है, जो अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि लोकल लैंग्वेज में कन्वे की जाएंगी उन फिशरमैन को जो कि बोट में हैं, जो वहाँ पे फिश ढूंढ रहे हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें क्या करी जाएंगी, डिलीवर कर जाएंगी, सो डैट अगर कोई भी वार्निंग वहाँ पे आती है तो जो फिशरमैन है वो वहाँ पे अलर्ट हो जाएं। इसके अलावा इसका क्या काम है, ये और भी चीज़ें जो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि शिपिंग रूट क्या होगा, मैरीटाइम बाउंड्रीज हमारी क्या क्या होंगी, और फिशिंग एरियाज़ कौन कौन से फिशिंग एरिया है, ये नभ मित्रा यहाँ पे बताएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो आज का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं 3 चीज़ें और हैं जो छूट गई हैं हमारी, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अलग से। मैं
वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा गिग वर्कर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, गिग वर्कर के बारे में बात करेंगे। और एक दूसरा टॉपिक है डैट इज़ इलेक्शन कमीशन वाला टॉपिक। इन तीनों के बारे में हम अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो में। ये मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाइक नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रही है तो कोई नहीं, पर कम से कम लाइक तो कर लीजिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इनको बनाने में, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इससे ज़्यादा बाहर जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।